नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का दूसरा वीडियो पढ़ लिया था, मतलब दूसरा पार्ट पढ़ लिया था। वीडियो थोड़े से लंबे हो जा रहे थे, मतलब 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 29 मिनट्स के हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए जाएं ताकि आप आसानी से देख भी सकें, आपको भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और बोरिंग भी ना लगे। तो आज का वीडियो शॉर्ट होगा, मैं कोशिश करूँगा। पहले इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे। मैं कोशिश करूंगा हर एक लेक्चर में आपके कुछ क्वेश्चंस रखूं ताकि आप उन्हें सॉल्व करने के लिए रिवीजन करते रहें। तो आज का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है ये पार्ट 3 है और आर्टिकल 19 को लेकर के पूरा का पूरा डिस्कशन पूरे लेक्चर में किया जाएगा। चलिए उसके पहले कल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप सबने सॉल्व किया भी हो लेकिन आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। मैं आपको समझा देता हूँ, आज के क्वेश्चंस का रिप्लाई आप ज़रूर करिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। एक तो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। आप ध्यान देना, इट इज़ रिटन कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल बनाएगा किसके लिए? कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन चलने के लिए। सारा का सारा जो काम होगा वो किसके नाम पर होगा? प्रेसिडेंट के नाम पर होगा एंड ही विल मेक द रूल्स। ठीक है, वेदर ही डज और नॉट, बट कॉन्स्टिट्यूशनली वो करता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, मतलब कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर में होती हैं। ऐसा गलत होता है क्योंकि जितने भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं दैट इज़ इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। मतलब अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो एक केवल सही है, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन भी था लास्ट वीडियो का। वो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब बस इतना ध्यान देना था कि फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, इसका मतलब जो प्रशासन चलता है, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर तो गवर्न किया जाता है। तो गवर्न करने का फंडामेंटल किसे माना जाता है, किसके आधार पर पॉलिसी बनाई जाती है, ये मेन क्वेश्चन था। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने आपसे कल कहा था कि वो सारी चीज़ें जो हम उस समय फंडामेंटल राइट्स में नहीं दे सके, फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर हमने उसे डीपीएसपी में रखा और उन्हीं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उसी के आधार पर डायरेक्टिव पॉलिसीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनाई जाती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियो के थे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग टॉपिक डिस्कशन पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो, आई होप मैंने एक गलत यहाँ पे लिख दिया है, मैं आपसे, अच्छा हम लोग आर्टिकल राइट, हम लोग 14 to 18 डिस्कस कर चुके थे। इसका मतलब है 14 से 18 किसकी बात की जा रही थी? राइट टू इक्वालिटी। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आप इसे इग्नोर करिएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। क्या चीज़? राइट टू फ्रीडम। तो सबसे पहला आज जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे और बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। इसके अंतर्गत 6 आपको फ्रीडम मिली हुई है, मतलब 6 काइंड ऑफ फ्रीडम, मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। अब ये आर्टिकल 19 का 1 का क्लॉज ए के अंतर्गत क्या कहा गया है? देखो 6 काइंड ऑफ फ्रीडम मिली है, तो ए बी सी डी ई एफ हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो 19 का 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है आप चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहे आप बोल करके अभिव्यक्त करें, लिख करके अभिव्यक्त करें, या प्रिंट करके अभिव्यक्त करें, ठीक है, या किसी पिक्चर के माध्यम से अभिव्यक्त करें, या इन एनी मैनर। अगर आप किसी भी तरीके से कोई चीज़ अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं तो ये आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज 1 है ये बहुत एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या क्या चीज़ अभिव्यक्त करने की बात है, इसीलिए बहुत इसमें एम्बिगिटी है, मतलब क्लैरिटी का लैकिंग है। तो समय समय पर जब कोई मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका या हाई कोर्ट में याचिका होती है
और उसके जो निर्णय आते हैं वो इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये भी रहेगा, अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत ये भी रहेगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये भी होगा। जितने भी पॉइंट होंगे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना कि 2 अनुच्छेद, कल भी मैंने वीडियो में कहा था, एक अनुच्छेद 21 जिसे आप जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ कहते हैं, और एक अनुच्छेद 19, ठीक है, 19 का ए जिसे आप एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों अनुच्छेदों को सबसे ज़्यादा आज तक व्याख्या किया गया है। इसमें भी कंपेयर करें तो 21 को और ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा, और 19 को उससे थोड़ा सा कम। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब ज़्यादा बातें तो नहीं लिखी गई, बस इतना लिखा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते थे। देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा नहीं गया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या करते हैं, हम प्रिंट करके किसी माध्यम से कोई चीज़ें बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी टेक्निकली आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, पहली हम लोगों ने पढ़ ली। दूसरा है आर्टिकल 19(1) का बी। ठीक है, उसके अंतर्गत कहा गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप 1 में कहा गया आप बोल सकते हैं, सेकंड में कहा गया कि आप असेंबल हो सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं। तो कैसे कहा गया कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू असेंबल पीसफुली। ध्यान रखिएगा, आप कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, पीसफुली, राइट, विदाउट आर्म्स। ठीक है, हथियार वथियार लेकर के अगर इकट्ठे होते हैं तो ये वायलेशन माना जाएगा, ये गलत है। तो इसलिए आप विदाउट आर्म्स शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या क्या दी गई है, असेंबली जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, अनआर्म्ड होनी चाहिए, मतलब हथियार वथियार नहीं होने चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इन सब का बात होगा तो ये सारे के सारे आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाए जा सकते हैं कि आपको इकट्ठा नहीं होना है। अगर वो मैटर किसी सिक्योरिटी या लिए होगा, देश के या क्या कहते हैं मास की वेलफेयर के लिए होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि फंडामेंटल जो हैं राइट्स वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए, आर्टिकल 19 का सी, अभी तक हम लोगों ने ए बी पढ़ लिया है। ए के अंतर्गत था कि आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। बी के अंतर्गत था कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। 19 का सी कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। इतना ही नहीं, आप संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सोसाइटीज़ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। कहा गया सारे सिटीजन को ये गारंटी दिया गया है। ध्यान रखना, ये किसको नहीं दिया गया है, आर्म्ड फोर्सेस को नहीं दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट है या आर्मीज़ हैं, ये सब संगठन नहीं बनाएंगे। पुलिस फोर्सेस हैं, मिलिट्री हैं, इनको ये स्वतंत्रता नहीं मिली है। लेकिन इनको छोड़ के जितने भी सिटीजन हैं वो अपनी एसोसिएशंस या अपने ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि अगर कभी बात सॉवरेनिटी की, इंटीग्रिटी की या पब्लिक और स्टेट सिक्योरिटी की होगी तो इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो यू हैव राइट टू form associations, but if there is matter of sovereignty and integrity of the country, तो restrictions can be imposed, right? आर्टिकल 19 का सी कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 19 के डी में चलते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आप मूव कर सकते हैं, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं इनसाइड कंट्री। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गोइंग अब्रॉड या विदेश जाने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, तो वो 19 नहीं है, वो 21 है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा। लेकिन 19D के अंतर्गत क्या है कि इनसाइड कंट्री आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, और फिर वही बात, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए नेशनल पार्क्स ही होते हैं, मान लीजिए जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसमें आपको नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, या अगर कहीं पे ऐसे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया होता है जहाँ पे प्रतिबंध है, आपको नहीं जाना है वहाँ पे, तो इवन दो कि दैट इज़ प्लेस इनसाइड द कंट्री, लेकिन फिर भी यू कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ जो प्रोविजंस होंगे उसके तहत आप पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 19 का डी हो गया। ठीक है, 19 के ई में क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो आप वहाँ मूव भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, साथ साथ आप वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं।
ठीक है, रिसाइड भी कर सकते हैं। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, टेम्परेरी या परमानेंट, ठीक है, आप कहीं पे भी जा कर के टेम्परेरी या परमानेंट रह सकते हैं। देखिए, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला उत्तराखंड चला गया तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई दिल्ली से सिटीजनशिप हटाई जाए और यूके की दी जाए, राइट। हमारे यहाँ आप कहीं पर भी जा सकते हैं और वहाँ पे चाहे मन करे 2-4-10 दिन रहिए, मन करे परमानेंट स्टे कर जाइए, गवर्नमेंट विल नॉट लाइक फोर्स यू टू लीव, ठीक है। और फिर वही बात है, सब में देखिए लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट है, अगर कोई सिक्योरिटी का बात होगा तो आपको रोका जा सकता है, राइट। आर्टिकल 19 का एफ क्या कहता है, राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 19 के एफ को हटा दिया गया था, 19 के एफ को हटा दिया गया था। और आप मुझे एक बात और बताइए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और किसे हटाया गया था, ठीक है। तो एक और अनुच्छेद था जिसे आप हटा दिए थे, अब वो आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, पहले 7 थे अब 6 हो गए, तो वो 7वां क्या था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आर्टिकल 19 के जी, ठीक है, अब एक हट गया वहाँ से, तो यहाँ से एफ एलिमिनेटेड है, अब 19 का 1 का जी जो है, राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, मतलब आप जहाँ घूम रहे हैं, आप इनसाइड कंट्री, आप वहाँ निवास भी कर सकते हैं, एंड इवन दो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। चलो इसको एक कोरिलेट करते हैं जल्दी से। 19 का 1 कहता है आप बोल सकते हैं, 19 का 2 कहता है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, बोलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आप इकट्ठे भी हो जाएंगे 2-4-10 लोग सुनने के लिए। अगर आप इकट्ठे होते हैं, अगर मान लीजिए आपकी बातें उन्हें ठीक लगती हैं, तो आप छोटे छोटे संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा कहता है कि संगठन बना सकते हैं, सी। अब संगठन बनाएंगे तो आपको मूव करना पड़ेगा, भाई संगठन कभी एक स्टेट में है दूसरे स्टेट में भी बन सकता है, तो मूवमेंट करने की भी छूट है। अगर आप चाहें तो मूव करें और वहाँ पे रिसाइड भी कर जाएं, तो रिसाइड करने की भी छूट है। अगर आपका मन करता है परमानेंट रिसाइड करने का, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, परमानेंट रिसाइड कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको एक तरीके से एक क्रम में याद रखिएगा। आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है 19 का 1 क्लॉज सी में क्या है, राइट, तो ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। केवल एफ एलिमिनेट हो गया है और जी तक है, तो एफ एलिमिनेट हो गया है तो ई के बाद सीधे जी आ जाएगा, राइट, रिसाइड करना और ऑक्यूपेशन करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये 19 के, हाँ यहाँ पे मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 19A को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, बताया है कि ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि एडवर्टीज़मेंट करना है, एडवर्टीज़मेंट करने का मतलब है आप ये बताना चाहते हैं, कुछ कस्टमर को बताना चाहते हैं कि हाँ ये हमारे ऑफ़र्स हैं, ये ऐसे, तो जितने भी एडवर्टीज़मेंट करने का अधिकार है वो भी 19 के ए के अंतर्गत आता है। बुक राइटिंग का अधिकार, एक मैंने ये केस आगे पीछे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। नवीन जिंदल 2003 का केस जो था ये फ्लैग होस्टिंग को लेकर के था, दोनों में गलत हो गया है, ठीक है, ये फ्लैग होस्टिंग के लिए था। तो पहले समझ लीजिए एडवर्टीज़मेंट किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ। बुक राइट करते हैं तो बुक राइट करेंगे तो अपनी बातें उसमें एक्सप्रेस करेंगे, तो बुक राइटिंग भी किसके अंतर्गत आएगा, 19 का क्लॉज ए, क्लॉज 1 का ए उसके अंतर्गत आएगा। और ये जो फ्लैग होस्टिंग का मामला था, फ्लैग होस्ट का मतलब है झंडा फहराने का केस। तो नवीन जिंदल जी एक व्यवसायी हैं, वो अपनी फैक्ट्री पे झंडारोहण करना चाहते थे, बट ही वाज नॉट परमिटेड, क्योंकि पहले ये नियम था कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग को छोड़ करके कहीं पर भी नेशनल फ्लैग को होइस्ट नहीं कर सकते हैं। बट क्या कहते हैं, इन्होंने केस किया और बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करते हुए कहा कि नहीं, ये एक्सप्रेशन का एक सिंबल है कि कोई भी सिटीजन कर सकता है क्या कहते हैं फ्लैग होइस्ट, तो इसलिए ये अधिकार सबको दे दिया गया। इसका मतलब ये है प्राइवेट बिल्डिंग पे भी आप आसानी से फ्लैग होइस्ट कर सकते हैं। कुछ एक कंडीशन रखी हुई है कि जैसे जो पोल होना चाहिए वो एटलीस्ट क्या कहते हैं, मान लीजिए 170 फीट लंबा होना चाहिए, इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, उस पर प्रकाशमान होना चाहिए ना, ये सब कुछ कंडीशन है। लेकिन आप नवीन जिंदल केस याद रखिएगा 2003 का, इससे फ्लैग होस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार बताया, और वो भी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत। एक ये PUCL का जो केस है, PUCL केस 2002 में जो हुआ था, इट वॉज आई थिंक अबाउट दी राइट टू, हाँ ये इससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, राइट टू नो अबाउट दी एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। इसका मतलब ये है
कि इस केस में ये कहा गया कि जो कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो वोटर्स हैं, उनको यह अधिकार है कि उनके सारे रिकॉर्ड जाने, इवन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी। तो मेन फैक्टर यही था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने का अधिकार नहीं था, तो उसकी भी पृष्ठभूमि उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को, राइट। वोटर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, तो चुनाव आयोग के पास रहेगा तभी वोटर को वो जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा आगे पीछे समझ लीजिएगा। नवीन जिंदल फ्लैग होस्टिंग और PUCL केस जो है वो किससे है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इस मामले से। फ्रीडम ऑफ प्रेस मैंने आपको बता ही दिया। क्रिटिसाइज़ करना और क्रिटिसिज्म का उत्तर देना, कि कोई आपकी आलोचना, आप किसी की आलोचना करें, ठीक है, या आप किसी आलोचना का जवाब दें, ये भी आपका अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये भी 19 के A के अंतर्गत आएगा। लिखा नहीं है वहाँ पे, बट ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर रखा है, इसीलिए मैंने लिखा इंटरप्रिटेशंस। तो उसके बाद चुप रहने का अधिकार भी क्या है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, आप मर्जी करें ना बोलें, ठीक है। तो राइट टू साइलेंस भी है। इसके साथ एक और चीज़ है, राइट ऑफ कन्विक्ट, जो दोषी है उसके पास एक अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है कोर्ट में, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे बातों को। अब इसके बाद एक बात मैंने अपने नोट में करके रखी हुई है, देखिए, कि दीज राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, इन्हें प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री। मान लीजिए आपकी किसी कार्य से किसी हमारे क्या कहते हैं कंट्रीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसके बेस पर भी आपके उस अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना अगर आपकी बात से होती है, अधिकार से होती है, तो इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितनी भी बातें थी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बात। मैंने आपको ये बताया था, पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माई फ्लैग माई कंट्री, नवीन जिंदल जी हैं, इनका केस, इसमें जो डिसीज़न आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई फ्लैग होइस्ट किए जा सकते हैं। एक PUCL का केस, PUCL का फुल फॉर्म भी यहाँ पे याद रखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। और ये केस जो हुआ था 2002 में, इसने क्या किया था कि वोटर्स के राइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया था कैंडिडेट की जानकारी के लिए। उसके बाद ये कंप्लीट बातें आर्टिकल 19 के बारे में थी, जो अब आपको जाननी चाहिए थी, जिनके बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इन्हें सॉल्व करिए, फिर इनसे पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, यू विल लव इट। और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ सॉल्व हो रहा है, देन आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल है। चलिए, एक अगले वीडियो के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। दोनों क्वेश्चन के रिप्लाई ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज़ वेस्टेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। फिर उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ये 2 स्टेटमेंट क्या है कि देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं ही बता दूंगा तो आप समझ ही जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा देन आई विल रिप्लाई टुमारो या इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट टुमारो, प्रॉमिस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इतनी बातें हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला स्लाइड आपके लिए मैंने बना रखा है, थैंक यू का। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 को लेकर के। आर्टिकल्स छोटे होंगे तो 2 से 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, और अगर उसके इंटरप्रिटेशंस होंगे, कुछ मेन बात और ज़रूरी बातें होंगी, तो एक ही आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये शॉर्ट वीडियो? अगर आपको ये ठीक लग रहा हो तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करें। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए, और प्लीज़ इसको शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।